एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनका किस तरह से शोषण हो रहा है? इन्होंने बट्टा गोल कर दिया आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के पूरा का पूरा कोटाकार सिस्टम का। फौजी जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, उसके बच्चों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। वार कैजुअलिटीज के बच्चों को भी हरियाणा में हमेशा से कोटा दिया जाता रहा है, लेकिन वो कोटा गायब हो गया। बेहुदा बेवकूफाना तरीके से इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस को बनाया है और अपने सिस्टम को बनाया है, जिसके कारण जो है सैकड़ों फौजी अब कोर्ट की लाइन में है। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा में नौकरियों को लेकर जिस तरह का विवाद है, हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सीईटी पर बात की, हमने टीजीटी पर बात की। हम लगातार जो है ग्रुप सी और डी को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं और सवाल जवाब हम कर रहे हैं। आज हम स्पेशली जिस पर बात करेंगे एक्स सर्विसमैन को लेकर। उनकी जॉब्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और हर साल हम देखते हैं हजारों की संख्या में एक सर्विसमैन जो है वो होते हैं, आते हैं और उसके बाद कैसे उनकी नौकरी के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत करते हैं। ढूल साहब, हमने पिछली चर्चाओं में भी एक सर्विसमैन को लेकर सवाल जवाब किए थे। एक आम इंसान होने के नाते मुझे जरा समझाइए, एक सर्विसमैन जो है उनका किस तरह से शोषण हो रहा है, क्यों ये बातें कही जा रही हैं, स्पेशली मौजूदा सरकार में? देखिए जीनत, मैं आपको बता दूं, एक सर्विसमैन यानी कि रिटायर्ड फौजी जो हमारी नेवी, एयरफोर्स या आपकी जो है आर्मी, तीनों से आते हैं, जो रिटायरमेंट लेकर के जो सिविल पोस्ट के अंदर जो है नौकरियां ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए एक सर्विसमैन का कोटा जो है पूरे भारत के अंदर सभी प्रदेशों में और हमारे केंद्रीय सर्विसेज में इनके लिए रखा गया है। ये एक बड़ा कोटा आज से नहीं है, 50 साल से, मतलब लगभग 50 साल की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास में है, जब से ये कोटा जो है मौजूद रहा है सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, इस कोटे को देने का एक स्पेसिफिक रूल होता है। वो ये रहता है कि एक्स सर्विसमैन जो है प्रथम प्रायोरिटी पे रहते हैं और उनके बच्चे यानी कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन दूसरी प्रायोरिटी पे रहते हैं। यानी कि जब एक सर्विसमैन उपलब्ध नहीं होगा तो उनके बच्चों को जो है नौकरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कोटा देने का जो है एक प्रावधान जो है किया गया है पूरे देश के अंदर, और ये एक सेटल्ड लॉ है, एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, जिसके तहत ये भर्तियां की जाती हैं। तो ये है एक्स सर्विसमैन और उसका कोटा। ये तो आपको मैंने एक बेसिक चीज बता दी। अब जो है इसके अंदर जीनत एक बड़ी चीज है, जो इन्फॉर्मेशन जो आपको हमें जानने की है, वो ये है कि इस कोटा को अवेल कैसे किया जाता है। वो किया जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसा मैंने बताया, एक्स सर्विसमैन, और सेकंड नंबर पे डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हुई स्टार्टिंग से, पिछले 7-8 साल से 9 साल से इसके अंदर अलग अलग प्रकार की कंट्रोवर्सीज पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस के अंदर बार बार छेड़खानी करके, जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो है एक विशेष कैटेगरी हरियाणा के अंदर रहती थी, क्योंकि हरियाणा खेलों के अंदर बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने भट्टा गोल कर दिया आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के पूरा का पूरा कोटाकार सिस्टम का, जबकि सरकार ये कहती है कि हमने खिलाड़ियों का ख्याल रखा है, सम्मान किया है। तो उसके बारे में हम एक अलग से चर्चा कर सकते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से एक सर्विसमैन का कोटा जो हरियाणा के अंदर आया था, तो ये सरकार जब से आई है तो इन्होंने इसके अंदर बदलाव करने का प्रयास किया है विभिन्न प्रकार का। अब जो है इसके अंदर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, एक सर्विसमैन से पहले भी एक प्रायोरिटी रहती है, वो रहती है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। यानी कि एक सर्विसमैन जो भर्ती के जो आपने फौज के दौरान जो है डिसेबल हो गए किसी कारण से, तो उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, वो फौज के अंदर रह नहीं सकते। तो उनको एक्स सर्विसमैन से भी पहली प्रायोरिटी मिलती है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन से अगली प्रायोरिटी होती है डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को, जो इस सरकार ने फिक्स की है 9/3/2022 की अपनी उस नोटिफिकेशन के द्वारा, जिस फर्जी नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, 9/3/2022 की डेट है उस पॉलिसी की। तो उसमें दूसरी प्रायोरिटी है डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यानी कि फौजी जो डिसेबल हुए उनके बच्चों की। थर्ड प्रायोरिटी है एक्स सर्विसमैन की, फोर्थ प्रायोरिटी है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि DESM। ऐसे ये चलता है। अब बड़ी गजब की चीज ये है कि इन्होंने एक बड़ी शानदार मूर्खता की इस पॉलिसी को बनाने में। वो क्या की, आपको मैं बताता हूँ। आपने डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन तो कोटा में ले लिए,
लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो वार कैजुअलिटीज हैं, यानी कि जो फौजी ड्यूटी के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गया, उसके बच्चों को कोई प्रायोरिटी नहीं। समझे मेरी बात को? फौजी यदि ड्यूटी के दौरान डिसेबल हो जाता है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। फौजी जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, उसके बच्चों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये तो हरियाणा की शानदार पॉलिसी का एक अजब गजब आपको मैं नमूना बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल हेल्प दी जाती हो इस वजह से, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज देयर, इट हैज ओके। बीन देयर, इट ओके। हैज बीन देयर। ये बेसिकली होता क्या है कि इनको और इनके परिवारों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जिस महान व्यक्ति ने इस पॉलिसी को बनाया, वो डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को तो याद रख गया, लेकिन डिपेंडेंट ऑफ वार कैजुअलिटीज को भूल गया। वार कैजुअलिटीज के बच्चों को भी हरियाणा में हमेशा से कोटा दिया जाता रहा है, लेकिन वो कोटा गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, तो वो मतलब डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर तो वो ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन DESM जो है लोएस्ट प्रायोरिटी पे, आप समझ रहे हैं ना, सबसे नीचे प्रायोरिटी पे है वो। जब ऊपर वाले सारे कोटाज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सीटें खाली बचेंगी, तो ही उसको कोटा मिल सकता है, जबकि उसको होना चाहिए था टॉप प्रायोरिटी पे। अच्छा, यानी ये कि ग्रुप सी और डी पे अप्लाई होता है? ये ग्रुप सी और डी पर अप्लाई हाँ होता हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो है? ABCD चारों पे अप्लाई होता है। ओके। वो सभी नौकरियों के अंदर, सभी नौकरियों के अंदर यूनिफॉर्म पूरे भारत के अंदर ये कोटा रहता है। चाहे आपको जज बनना हो, चाहे आपको सिविल सर्वेंट बनना हो, चाहे आपको IAS बनना हो, कुछ भी बनना हो, ये कोटा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ये कोटा फ्लो ऐसे ही करता है, उसमें वार कैजुअलिटी के बच्चों को जो है एक्स सर्विसमैन से ऊपर रखा जाता है। यानी कि जिन परिवारों को के में शहीद हो गए फौजी, उनके बच्चों को सेटल करने की प्रायोरिटी पहली होती है, और उसके बाद उन बच्चों की उनको सेटल करने की प्रायोरिटी होती है जो खुद फौजी है। क्योंकि फौजी तो पेंशन पे आता है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम लगा सकता है अपने आप को सेटल करने में, लेकिन जहाँ पे बच्चा फौजी शहीद हो गया, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो उसको हमेशा से ऊपर प्रायोरिटी पे रखा जाता था। इन्होंने प्रायोरिटी को गायब कर दिया। पहली जो समस्या है वो इन्होंने करी है। अब आ जाती है जीनत, जो दूसरी और सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम जो एक सर्विसमैन को हरियाणा में हो रही है, वो हो रही है कि 9/3/2022 की पॉलिसी में इन्होंने एक स्पेशल क्लोज डाला कि आपको रिजर्वेशन दी जाएगी भर्ती की फाइनल स्टेज पे, नॉट एट द इनिशियल स्टेज। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको एग्जांपल से बताता हूँ। अब आपके लिए जरूरी है, दर्शकों के लिए भी समझना जरूरी है, आपके लिए भी समझना जरूरी है कि CET जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में CET आपको आप क्वालिफाई करते हैं, और सेकंड स्टेज के अंदर आप CET के स्किल टेस्ट के अंदर बैठते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जब आप CET स्किल टेस्ट में बिठाने के लिए मेरिट बनाएंगे, उस मेरिट के अंदर आप जो है रिजर्वेशन नहीं देंगे एक्स सर्विसमैन की, वो रिजर्वेशन आप काउंट करेंगे फाइनल स्टेज पे। ठीक है, वो रिजर्वेशन आप फाइनल स्टेज के ऊपर काउंट करेंगे, इनिशियल स्टेज पे काउंट नहीं करेंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है, अब इस बात को समझिए कि फौजी जो फौज छोड़ करके आया है, डिस्चार्ज होकर के आया है, उसके इंटेलिजेंस लेवल और उन फौजियों के बच्चे जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल में कितना फर्क होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट नेचुरल सी बात है, बच्चों के पास में एडिशनल चांस है, क्योंकि वो लगातार पढ़ रहे हैं और वो पढ़ करके तैयारी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी एक सर्विसमैन को इसलिए दी जाती है क्योंकि एक सर्विसमैन को जो है ड्यूटी के दौरान पढ़ाई का समय नहीं मिलता, तो इसलिए वो थोड़े बहुत जितने भी नंबर ले वही सेलेक्ट होंगे, और यदि फिर भी सीटें खाली बच जाती है तो ही उनके बच्चों को compete करने का मौका दिया जाता है इस रिजर्वेशन में। समझिए मेरी बात को, ऐसे ये चलती है। अगर एक्स सर्विसमैन कोई उपलब्ध है और वो 100 में से 1 नंबर भी लेता है, तो भी उसे ही सेलेक्ट होने का अधिकार है। चाहे डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के पास में 100 में से 99 नंबर है, वो 99 नंबर वाला डिपेंडेंट सेलेक्ट नहीं होगा, 1 नंबर वाला एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट होगा। ऐसे ये रिजर्वेशन ऑपरेट करती है। करेक्ट, आप फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी। अब क्योंकि आप फाइनल स्टेज के ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, तो आप समझिए कि एक्स सर्विसमैन के कोटा में ये जो एक्स सर्विसमैन है वो है ही नहीं,
उस कोटा में जो फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं वो केवल डिपेंडेंट्स जा रहे हैं। फौजी तो इतने नंबर नहीं ले सकता ना जितना डिपेंडेंट्स ले सकते हैं। वो तो नए नए बच्चे हैं, 18-18, 19-19 साल के, वो पढ़ाई करके आ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़े। और उसके साथ में जो 40-45 साल का जो फौजी है जो कि रिटायरमेंट होकर के आ रहा है, वो उसके साथ में कम्पीट नहीं कर सकता है। वो ड्यूटी से जस्ट अभी डिस्चार्ज होकर के आया, उसे पढ़ाई का टाइम नहीं मिला। तो जब आपने इस रिजर्वेशन का फंडामेंटल डिसाइड किया था, तो आपने ये डिसाइड किया था पहला राइट फौजी का, दूसरा राइट उसके बच्चे का। ठीक है, वो उसी तरीके से ऑपरेट करेगी। तो अब जो है इन्होंने, क्योंकि वो रिजर्वेशन को फाइनल स्टेज पे लागू कर दिया, जो इनकी मेरिट लिस्ट बन करके आई है ना जीनत, जो मेरिट बन रही है, उसमें से फौजी गायब हो गए, केवल फौजियों के बच्चे रह गए। अब फौजी यदि पेपर ही नहीं देंगे तो नौकरी कैसे लगेंगे? उसमें एक और ये भी पार्ट है कि अगर आपको एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया तो उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर ये भी है। हाँ, वो है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये पहली चीज को हम समझ रहे हैं, पहली बुनियादी समस्या समझ रहे हैं। जब फौजी कंपीट ही नहीं कर रहा मेरिट में, तो वो नौकरी कैसे लगेगा? तो ये इंस्ट्रक्शंस इतनी भारी पड़ी हरियाणा के अंदर सीईटी के एग्जाम में कि सभी फौजी कंपटीशन से बाहर हो गए, केवल उनके बच्चे रह गए। समझ गए मेरी बात को? गायब, ऑल ऑफ देम वेनिश्ड एट वंस। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो आपने जो है वार कैजुअलिटी वाले बच्चों को बाहर किया, फिर आपने फौजियों को कंपटीशन में से बाहर कर दिया। अब एक अजब गजब, मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, इनकी मेरिट लिस्ट अभी कल या परसों इन्होंने पब्लिक की है। इतनी शानदार मेरिट लिस्ट है कि इन्होंने 18-18 साल के बच्चों को एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर शो किया हुआ है। 18 साल का बच्चा डिपेंडेंट हो सकता है फौजी का, लेकिन क्या 18 साल का बच्चा एक्स सर्विसमैन हो सकता है जो फौजी रिटायर होकर के आए हो फौज से? नहीं हो सकता। इसमें बट ये तो अग्निवीर भी नहीं, तो इसमें तो अग्निवीर भी नहीं आएगा। इन्होंने 18 साल के बच्चों को एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर दिखाया हुआ है। इसका ये मतलब है इनकी इस मेरिट लिस्ट में भी खोट है, इस मेरिट लिस्ट में भी इनकी खोट है। और ये मामला आगे जाकर के फिर कोर्ट में फंसेगा, और फिर ये जो है ये लोगों को, वकीलों को और कोर्ट को दोष देते हुए दिखेंगे कि हमारी भर्तियां नहीं होने दे रहे, जबकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो इन्होंने कथित तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। और उसके नहीं, बाद भर्ती रोको गैंग पे सवाल उठेंगे, फिर भर्ती रोको गैंग। और मैं भेजूंगा मैं आपको, हम्म। मैं आपको पूरी लिस्ट भेजूंगा, सैकड़ों लोगों की, सैकड़ों बच्चों की लिस्ट भेजूंगा मैं आपको, छोटी मोटी लिस्ट नहीं भेजूंगा अभी थोड़ी देर बाद। आप उसको खुद देखना डेट ऑफ बर्थ के साथ में कि क्या ये फौजी हो सकता है। 2002 में पैदा हुआ, 2003 में पैदा हुआ बालक फौजी हो जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप मिनिमम क्राइटेरिया ही से फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब नेचुरल सी बात है कि आपके सॉफ्टवेयर में या तो कोई एरर है, या फिर आपने मेरिट लिस्ट गलत तरीके से बनाई है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई। और इंटेंशन में आपको पता ही है। ठीक है, अब तीसरी जो चीज आ जाती है, जो आपने बात करी कि फौजी एक बारी कोटा ले लेता है तो उसका जो है कोटा खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर जो है पहले क्या रहता है, इसमें एक फंडामेंटल रूल ये रहता है कि जब आप जो है नौकरी के ऊपर ज्वाइन करते हैं, तो यदि आपने उस समय पे अन्य भर्तियों के अंदर फार्म भरे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि जी हमने फलाना फलाना भर्ती के अंदर फार्म भरे हुए हैं, और मैं यदि चाहूं तो मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं उस भर्ती में भी अपना एक सर्विसमैन का कोटा अवेल करूंगा। यदि आप इंटीमेट करते हैं तो आपको दोबारा से एक सर्विसमैन का कोटा मिल सकता है, ऐसा इनकी स्वयं की इंस्ट्रक्शंस कहती हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है। अच्छा। अब इन महापुरुषों ने एक पोर्टल बनाया, जिस पोर्टल के तहत जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर इन्होंने गड़बड़ क्या करी, उस फॉर्म में आपने एक्स सर्विसमैन कोटा में आपने पूछा क्या आपने इस कोटा को अवेल किया है, हाँ या ना में उत्तर दें। यदि आप हाँ में उत्तर दे करके फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो आपका कोटा ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यदि आप ना करते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो आप कंसीलमेंट कर रहे हैं, आप 400 BC कर रहे हैं। ठीक है,
तो वो फौजी क्या करे जो इंस्ट्रक्शन से कवर होता है, जिसने पहले दूसरी भर्तियों में अप्लाई किया हुआ है और तुम्हारी खुद की इंस्ट्रक्शन कहती है कि जी व्यक्ति ने दूसरी भर्ती में यदि पहले अप्लाई किया हो तो वो दोबारा से कोटा अवेल कर सकता है, बशर्ते कि उसने उसकी डिक्लेरेशन दी हुई हो। तो डिक्लेरेशन देने वाले सैकड़ों फौजी आज के दिन में, आज जिनत आज में मेरे पास में 15-20 फोन आ गए आज में, और मैं पिछले पिछले 10 दिनों में मैं ऐसे सैकड़ों जो है 7-8 दिन में सैकड़ों फौजियों के संपर्क में आया हूं जिन्होंने डिक्लेरेशन वैलिड दी हुई थी अपने अपने एम्प्लॉयर्स को, लेकिन वो इस फॉर्म को केवल इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि आपके फॉर्म के अंदर जो है ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिस प्रावधान के तहत आप जो है अपने कोटा को बचा सके। अब ये मामला भी कोर्ट में गया, अब ये जितने भी फौजी भाई हैं उनको सीईटी में किसी भी प्रकार का बेनिफिट लेना हो, चाहे उनको पेपर में बैठना हो, चाहे उनको कोटा लेना हो, तो ये कंपलसरी बना दिया इन्होंने कि जी आप जो है बेनिफिट लेंगे तो कोर्ट के थ्रू लेंगे, बावजूद उसके कि आपकी इंस्ट्रक्शन उनको बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बेहुदा बेवकूफाना तरीके से इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस को बनाया है और अपने सिस्टम को बनाया है, जिसके कारण जो है सैकड़ों फौजी अब कोर्ट की लाइन में हैं। लगभग 88 या 90 फौजियों की तरफ से तो मैं केस डाल चुका हूँ कोर्ट। मगर 2022 में ढुल साहब एक सर्विसमैन कॉर्पोरेशन भी बनाया गया था ना, जिसमें मनोहर लाल जी उस समय सीएम थे और कहा गया था उनके बेनिफिट्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हमारी जिम्मेदारी। हरियाणा तो वो स्टेट है जहां हर 10वां व्यक्ति फौज में है, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या और हर साल हजारों की संख्या में फौजी आते हैं। अच्छा, आपने उस बेनिफिट को वर्चुअली नलिफाई कर दिया बाय वर्च्यू ऑफ योर ओन इंस्ट्रक्शंस। आपने 2 स्टेज का प्रोसेस बनाया और आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा मेन जो है फाइनल स्टेज के ऊपर कर दिया, यानी कि अगर यदि आप पेपर क्लियर करते हैं तो यदि डिपेंडेंट और एक्स सर्विसमैन दोनों आपस में कम्पीट करेंगे तो एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कंपलसरी क्वेश्चन बना दिया कि एक्स सर्विसमैन को जो है डिपेंडेंट से ज्यादा तैयारी करके और डिपेंडेंट से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे तभी जाकर के वो सेलेक्ट हो सकता है। तो इस कोटे का मतलब क्या रह गया? कोटा तो आपने नलीफाई कर दिया। आप उनकी बेनिफिट की कॉर्पोरेशन बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, फिर क्या फर्क पड़ता है? नौकरी नहीं मिलेगी उनको। मुझे याद है बीच में खबर आई थी, उसमें ये था कि सीईटी भी कंपलसरी कर दी गई थी ना, और उसमें भी फिर आपने भी समझाया कि जो दो सीईटी के 2 स्टेप से क्वालिफाई करते हो आप, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट में भी आपको लास्ट में आपको रखा गया है। तो मैं जो समझ पा रही हूँ कि आपने तो उसको ज्यादा क्रिटिकल कर दिया। बिल्कुल, वर्चुअली आज के दिन में हरियाणा में कोई भी एक्स सर्विसमैन ना तो फॉर्म अप्लाई कर पा रहा है, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं तो बेचारे गलत डिक्लेरेशन देंगे, क्यों जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे संपर्क में किसी न किसी व्यक्ति के, प्रबुद्ध व्यक्ति के, ठीक है। मेरे पास तो एक बल्कि जिला सैनिक बोर्ड के भी किसी अधिकारी का भी मेरे पास में फोन आया था, वो कह रहा था जी मेरे पास में 97 एक्स सर्विसमैन आए थे इकट्ठे होकर के एक डिस्ट्रिक्ट के, नाम नहीं लूंगा उस डिस्ट्रिक्ट का, तो अधिकारियों को फिर ये ढूंढ लेते हैं कि जी मेरे पास में 97 एक्स सर्विसमैन इकट्ठे होकर के आए थे, वो ये पूछ रहे थे जी ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका कोटा अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म कर रहा है पोर्टल। अच्छा, उसका कोटा खत्म हो गया ना। आपने जैसे लिखा कि क्या आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेल किया है, यस, तो कोटा खत्म। जबकि इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि यदि आपने कोटा अवेल किया है लेकिन आपने पहले से जिन भर्तियों में अप्लाई कर रखा है, क्योंकि हुआ क्या ना जिन्नत, सबसे पहले इनको ग्रुप सी का फॉर्म रिजल्ट डिक्लेयर करना था, फिर इनको ग्रुप डी यानी कि उससे लोअर लेवल वाली का डिक्लेयर करना था, लेकिन ग्रुप सी की भर्ती को इन्होंने अपनी मूर्खताओं के साथ में कोर्ट में फंसाया, तो उससे पहले इन्होंने ग्रुप डी का डिक्लेयर कर दिया। यानी फौजी भाई अब चौकीदार लग गए, चपड़ासी लग गए, ठीक है। लेकिन अब ग्रुप सी यानी कि उससे बेहतर जब नौकरियां लेने का टाइम आया, जबकि दोनों फॉर्म एक साथ भरे गए थे, पेपर ग्रुप सी का पहले हुआ था, तो ग्रुप सी की भर्तियां लेने का जब टाइम आया तो इन फौजियों को डिप्राइव किया जा रहा है इनके बेनिफिट से। वर्चुअली वो सारे के सारे चौकीदार और चपड़ासी बन के तो बेचारे रह गए, लेकिन अच्छी नौकरियां नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इनकी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद इनके बेहुदा पोर्टल के कारण ये जो है पेपर नहीं दे पा रहे हैं।
मगर और हरियाणा सरकार की तो यूएसपी उनके वर्ड्स में तो है कि वो पोर्टल की सरकार है एंड व्हिच इज वेरी मच सक्सेसफुल, दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इनका पोर्टल का। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, ये आप अपने आप से डिटरमाइन कर लीजिए। फिर इनके बेचारों के पास ऑप्शन क्या है सर? ये फर्जी एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स की बात आ जाती है, सीईटी पॉलिसी में भेदभाव की बात आ जाती है, तो ये क्या कर सकते हैं? फिर इनके पास क्या है? क्योंकि ये तो मुझे मुझे क्या मैं कर जो सकते आपकी हैं बात को समझ रही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ, कुछ नहीं है। मैं ये तो क्या ही कहूंगा, मैं ये तो क्यों ही कहूंगा कि उनको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन मैं तो यही तो एटलीस्ट मैं उनको तो यही तो कहूंगा कि भाई कोई बात नहीं, जाइए अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाइए, जाकर के उनको कहिए कि भाई सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि भाई फौजियों के जो मौलिक अधिकार है एटलीस्ट उनको अधिकार तो दिया जाए। ये मतलब फिर इस कोटे का फायदा ही क्या है सर? एक सर्विसमैन कोटा। नलिफाई, आप अलग से एक डिबेट रखेंगे हम स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। अच्छा। उसको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन्होंने फेज वाइज हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों के कोटे को खत्म कर दिया है। इसी प्रकार से जैसे इन्होंने एक्स सर्विसमैन फौजियों के कोटे को खत्म कर दिया, इसी प्रकार इन्होंने हरियाणा में खिलाड़ियों के कोटे को भी खत्म कर दिया। अच्छा, डायरेक्टली खत्म ना करके आप स्ट्रेटेजिकली उसको इतना क्रिटिकल यस, बना दो कि सामने वाला खुद ही यस, हार जाए। अपने आप ही खत्म क्या हो गया। इस ना अपने आप ही, हाँ। हाँ। वर्चुअली दे कैन नॉट नाउ अप्लाई नहीं, अंडर फिर एक्स तो सर्विसमैन। मुझे तो इसका अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस सही कर पाऊँ, आप बताइएगा तो मतलब जिस देशभक्ति की भावना से लोग सर्विसेज में जाते हैं देश के लिए, और उस तरह से हम देखते हैं सर, आप मोरल डाउन नहीं कर रहे हैं। मोरल नहीं, डाउन तो कर रहे हैं ना, नैतिक नैतिक जो एक इच्छा शक्ति होती है आप तो उसको मार रहे हैं धीरे धीरे। 100% हो रहा है जीनत, 100% हो रहा है, 100% हो हम्म। रहा है। क्योंकि मेरे साथ में सैकड़ों, क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हजारों एक्स सर्विस में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हरियाणा के हजारों, थाउजेंड्स ऑफ देम। सो आई नो कि वो किस प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वर्तमान सरकार के अंदर, तो कभी जो ये कि लोग पहले कभी यूनाइटेड हुए? हाँ, ये यूनाइटेड हुए, सरकार से बात की yes, इन्होंने? ये कर रहे हैं बेचारे, कर रहे हर हैं। मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन। आपको एक और गजब की चीज बता दूं, आप बताइए। रिकॉर्ड करिएगा इस चीज को, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 9/3/2022 की जिस पॉलिसी के तहत इनके कोटे का भट्ठा भट्ठा बिठाया गया है, फाइनल स्टेज वाला जो कोटा है, वो फाइल सेक्रेटेरिएट में से गायब हो चुकी है। वो फाइल सेक्रेटेरिएट में से गायब हो चुकी है। किसी को अता पता नहीं है कि वो फाइल कहाँ गई, किसी को ये अता पता नहीं है वो शुरू कहाँ से हुई, किसी को ये अता पता नहीं है कि प्रपोजल किसने दिया, किसी को ये अता पता नहीं है कि अप्रूवल किसने दिया। फाइल गायब की जा चुकी है सेक्रेटेरिएट से। अब बताइए मुझे उस कौन फाइल के दोषी है। पैर पैर थे, फाइल के पैर थे, स्प्रिंग लगी थी, कुछ जी, कुछ था ऐसा, इसको जी, रेज किया गया फिर। ऐसा ही रहा होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा डेफिनेटली। तो एक्स सर्विसमैन सर कभी कोर्ट गए हैं, कभी अपनी बात रखी है, कुछ ऐसा हुआ है यस, मतलब यस, उनके पास? यस, अच्छा, यस। आपके सीईटी के पास भी मामले में मेरे थ्रू गए थे, सीईटी के मामले में मेरे थ्रू ही गए थे, हाँ, लेकिन उस समय एक पे बार क्योंकि हाँ। हम्म। पूरी मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया था, तो उसके ऊपर कोर्ट को आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दोबारा भी मैं डाल रहा हूँ, मैंने आपको भी बताया, आपके माध्यम से मैंने बताने का काम किया है कि 82 एक्स सर्विसमैन का एक केस और 15-20 का एक केस, यानी कि लगभग 100 एक्स सर्विसमैन कोर्ट अगले 2 दिन के अंदर अप्रोच कर रहे हैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को लेकर के। 100 तो मेरे थ्रू कर रहे हैं, औरों का मुझे नहीं पता। फिर तो ये आरोप लग जाएंगे इलेक्शन सर पे आए तो वो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं बेचारे क्या करें, ऐसे ही मुझे तो होता है ना बताओ। कि हाँ, हाँ। नहीं बेचारे क्या करें, उनका मौलिक अधिकार है, उनका नैतिक अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहती है एक सर्विसमैन को डीएसएम से प्रायोरिटी देनी है, फौजी का पहला अधिकार है नौकरी के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये केंद्र की इंस्ट्रक्शंस कह रही है, हरियाणा सरकार की खुद की इंस्ट्रक्शंस कह रही है। तो आप उनकी इनके कोटे का भट्ठा गोल क्यों कर रहे हो? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार ऐसा करेगी, हर 10वां व्यक्ति सेना में है, परिवार हम देखते हैं, हरियाणा की तो मिट्टी में ही देशभक्ति है, सरकार इतना बड़ा अपना लॉस क्यों करेगी सर? सेल्फ गोल नहीं हो जाएगा ये अनुकूल हो रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पॉपुलेशन नैरेटिव के चक्कर में है ना कि भर्ती रोको गैंग कोर्ट में जाता है, पॉपुलेशन नैरेटिव। असली समस्या को तो कोई समाधान ही नहीं कर रहा है, असली समस्या की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है।
इससे तो फिर नुकसान नहीं होगा। हालांकि हरियाणा में 2 बार सरकार चला ली इन्होंने, अभी तक तो मुझे ऐसा नुकसान नहीं नजर आया। आपके सामने है मैंने जो बताया, अब तथ्य के आगे ऊपर क्या? बात कीजिए हर नहीं चीज नहीं पर। ठीक, फैक्चुअल है। वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वी बोथ आर, आई एम you know यस like responsible journalist, and you are being a lawyer here, and यस there are lots of cases you have, so that's why we are talking कि हम इसी वजह से बात कर रहे हैं इस पर। फैक्चुअल होना चाहिए। मैं तो अब इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं तो HSSC के चेयरमैन को भी ऑफर कर रही हूँ कि वो समय निकाले, हमारे साथ बात करें, मेरे साथ बात करें। उनके पास भी अगर उनके ऊपर इतने आरोप हैं तो वो आके अपना स्पष्टीकरण दें, वो बात करें। मैं तो कोशिश कर रही हूँ उनको अप्रोच करने की, शायद मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए। और जिन्हें भी आपत्ति है, मैं तो हर पक्ष के लिए, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। तो मैं आगे क्या देखूं? मतलब एक सर्विसमैन के लिए आपने हर स्टेप को टफ कर दिया, उनके कोटे को खत्म कर दिया, ना के बराबर कर दिया, इतना ज्यादा उलझा दिया। सोल्यूशन क्या है सर? कोर्ट में जाने के बाद मुझे लगता है मामला लटक जाता है। बहुत जाना चाहिए, लटक तो जाता है, फंडामेंटल राइट है। हाँ, ऑप्शन कुछ नहीं है इसके अलावा। मेरे पास में तो कोई ऑप्शन नहीं है यदि कोई मेरे से पूछेगा तो, लेकिन फौजी भाइयों के पास दूसरे ऑप्शन है। मैंने बताया कि जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जो है दबाव बनाने का काम करें सरकार के ऊपर। यही वो कर सकते हैं। अपनी एसोसिएशन बना करके मुख्यमंत्री से बात कीजिए, मंत्रियों से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के विधायक से बात कीजिए, उनको कहिए कि जी हमारा कोटा वापस लेकर के आओ। हम नौकरी नहीं कर पाएंगे तो हम फौज क्यों छोड़ रहे हैं। कोई और पॉइंट जो आप बताना चाहें फॉर अवेयरनेस पर्पस? कोई पॉइंट अगर हमारा डिस्कशन में छूट गया हाँ, हो एक अवेयरनेस सर्विस। पर्पज से आज जो है इसकी आज भी लास्ट डेट है, हो सकता है कल को पता लगे 2-3 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाए। फौजी भाइयों से मेरी यही अपील है कि कृपया करके जब फॉर्म भरें, आप अपने एक्स सर्विसमैन के कोटे को अवेल करने के बावजूद भी आप उसको यस करिए कि हाँ मुझे मैंने अवेल किया है इसको। और उसके बाद में यदि आवश्यक पड़ेगा, यदि HSSC यदि उसके अंदर कोई ट्रबल डालती है तो अपनी इंस्ट्रक्शंस का हवाला दे करके आप उनको कह सकते हैं कि जी मेरा अधिकार है एक्स सर्विसमैन की मेरिट का। गलती से भी गलत डिक्लेरेशन ना दें, फॉर्म जरूर भरें और अपनी सच्चाई जो है ना, अपनी सच्ची डिक्लेरेशन दे करके फॉर्म भरें। बहुत सारे लोग नो करके फॉर्म भर रहे हैं, उससे 420 का केस बनेगा आपके खिलाफ। इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाएं जो आपके भविष्य के लिए कल को किसी प्रकार की समस्या खड़ी करे। पर 420 सर वहां पे नहीं बनेगी जब आप 18-19 साल के बच्चों को एक सर्विसमैन बोल दे रहे हैं। वो तो सरकार है ना, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ऑलमाइटी पावरफुल। मतलब बढ़िया है 420, मतलब जनता जनता 420 हो सकती है। वाह वाह वाह। यस यस यस। एक हमारे ये कानून में कंसेप्ट होती है ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड अच्छा। मॉम, ग्रंट GRU। हम्म, यानी कि कानून ये कहता है, हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि सरकार जो है अपने नागरिकों की अभिभावक होती है। तो हम तो उनके सरकार के बच्चे हैं और वो हमारे अभिभावक है। वो तो जो चाहे वो करे, हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है, सरकार के ऊपर सर्वोच्च अधिकार है। मुझे तो बहुत हॉरिबल लग रहा है सब कुछ, मोरल डाउन होना, क्रिटिकल कर देना हर स्टेप पे। एक अरे सर्विसमैन की हरियाणा कल को बात ही हरियाणा में होनी बंद हो जाएगी। हरियाणा में भर्तियों के बारे मामले में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मैंने अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं देखी। आपको लगता है पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा बड़ा? अगर ये बार बार इस प्रकार का झूठा नैरेटिव क्रिएट करेंगे तो क्रॉस नैरेटिव भी खड़ा होगा फिर। बट नेचुरल सी बात, आज सैकड़ों बच्चे पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे थे HSSC के सामने। क्यों कर रहे थे? प्रदर्शन से असर होता है सरकार पे? इलेक्शन के टाइम पे माना जाता है कि होना चाहिए, होगा या नहीं होगा तो ये जाने, है ना। पॉइंट। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए बस, मैं एक सवाल ले लेती हूँ आपसे, और कोई पॉइंट अगर रह रहा हो तो प्लीज आप ऐड कर दीजिएगा। बातों में कई बार छूट जाती हैं चीजें, कई बार बहुत ज्यादा भी होती है। एक सर्विसमैन जो है वो सिर्फ C और D के लिए ही एलिजिबल होते हैं अप्लाई ए करने के बी लिए? सी डी ABCD सभी प्रकार की पोस्टों के सभी लिए, प्रकार? सभी प्रकार की पोस्टों में उनके पास में कोटा होता है। क्लास A IAS SCS से लेकर के PCS से लेकर के IPS बने, जो चाहे वो बन सकते हैं। नीचे चपड़ासी से लेकर के सबसे सर्वोच्च पोस्ट तक उनका कोटा फिक्स है पूरे भारत में, हर सरकार, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। बस केवल हरियाणा एक नमूना है जो कि इनके कोटे को खत्म करने का काम कर रहा है पूरे भारत में।
राजस्थान में भी इसकी बात होती है, जबकि हरियाणा सबसे ज्यादा फौजी देता है। हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं और हरियाणा के अंदर ही इन्होंने फौज का कोटा खत्म कर दिया। ऐसे इस प्रकार के प्रावधानों से पोर्टल में प्रॉब्लम होगी या इंटेंशन में, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन है ना, लेकिन अगर आपको लास्ट कंक्लूजन देना हो ओवरऑल डिस्कशन का, एज अ सजेशन एक्स सर्विसमैन को लेके, अगर वो जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं सर, तो व्हाट यू सजेस्ट मेरा तो बड़ा स्पष्ट सा है कि आपकी यूनियन और आपकी यूनिटी ही सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर कर सकती है। मैंने बताया कि जिस फर्जी इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपका बेनिफिट छीना गया है, वो फर्जी इंस्ट्रक्शन कहीं है ही नहीं। आप इस बारे में कंप्लेंट करिए, सीएम विंडो में कंप्लेंट लगाइए, आप एफआईआर रजिस्टर कराने का काम करें। आपके पास में हर एक मौलिक अधिकार है, जिस अधिकार के तहत आप जो है अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को जो है जनता को बता सकते हैं, सरकार को भी बता सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड आपके पास में है, आप अपने एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन में भी जाकर के बात रख सकते हैं। तो एक यूनियन बना करके बात रखें, अलग अलग से बात करेंगे तो सरकार के कान पर जो नहीं रेंगेगी। बहुत शुक्रिया डोल साहब। हालांकि मेरे पास, मुझे लग रहा है मैं और ज्यादा बातें कर लूं, लेकिन समय की थोड़ी सी बंदिश भी है और हम इस पर और बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं एक सर्विसमैन जितने भी हैं उनके मन में जो भी शंकाएं होंगी वो दूर हुई होंगी और सरकार इस तरफ ध्यान देगी। हम सरकार को दोषी नहीं बता रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टेप्स पर, कुछ स्तर पर कुछ खामियां रह जाती हैं, लेकिन उसको बैठकर आपसी सलाह मशवरे से सुलझाया जा सकता है ताकि गलत मैसेज ना जाए। और मेरी कोशिश है कि मैं हर पक्ष को लेके बैठूं, यदि वो मेरे साथ बैठना चाहे तो। ये खुला मंच है और मेरी कोशिश जरूर है कि मैं एचएसएससी के चेयरमैन के साथ भी बातचीत करूं, यदि वो समय देंगे तो। लेकिन आप दर्शकों के मन में यदि कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल चेकपोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।